नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। जिस तरह से एसआईआर को लेकर के 3 प्रदेशों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है या हड़कंप मचाने की कोशिश की जा रही है, वो निश्चित तौर पर चिंता वाली बात है। 2 और प्रदेश हैं, केरल और तमिलनाडु। वहाँ उस तरह की स्थिति नहीं है जैसी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में अभी पिछले दिनों ममता बनर्जी ने उसके विरोध में एक मार्च निकाला और मार्च के बाद लगभग धमकी के लिहाज में, धमकी के टोन में ये बोला कि अगर वहाँ पर उनको अस्थिर करने की कोशिश की गई या पश्चिम बंगाल को कुछ वो करने की कोशिश की गई तो वो पूरे देश में जो है बवाल कर देंगी, और बीजेपी को टारगेट करते हुए। চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমি একটু দেশটা চষে বেড়াবো। इसके पहले भी ममता बनर्जी ने और उनकी पार्टी के लोगों ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर एसआईआर पश्चिम बंगाल में होगा तो दंगे होंगे, हो जाएंगे, और दंगे जैसी स्थिति है। और उसी के जवाब में जो हुमायूं कबीर हैं, उन्होंने मुर्शिदाबाद में एक बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की थी, जिस पर अभी खबर ये आ रही है कि उसमें जो जिस जमीन पर वो बनाना चाहते थे वो दूसरों की जमीन थी और उन्होंने उसके खिलाफ जो है विरोध किया है, तो वो मामला थोड़ा टल गया है। लेकिन एसआईआर में जो मामला है तो वो लगातार धमकी दे रहे हैं, और टीएमसी के लोग और जो बीएलओज हैं, बीएलओज को काम नहीं करने दे रहे हैं, बीएलओज को मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। और ये जो बात कही जा रही है कि बीएलओज दबाव में हैं और इसके कारण आत्महत्या कर रहे हैं, इस बात को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये दबाव कहीं टीएमसी की तरफ से तो नहीं है। इसलिए कि टीएमसी इस सब मामले में धमकाने, डराने में और पोस्ट पोल, प्री पोल वायलेंस का उनका पुराना इतिहास रहा है। वो ये वही लोग हैं जो पहले लेफ्ट फ्रंट के साथ हुआ करते थे, और ये किसी का कैडर या किसी के साथ नहीं है, ये सिर्फ मलाई खाने वाले लोग हैं। कल को अगर वहां पर सत्ता बदलती है तो ये सारे लोग ममता बनर्जी का साथ छोड़ करके जिसकी भी सत्ता होगी उसके साथ चले जाएंगे। तो ये कोई ममता बनर्जी के परमानेंट वोटर नहीं है। लेकिन जो एसआईआर की मुहिम है, एसआईआर को लेकर के जो बात है, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। उसमें जो कुल मिलाकर के जो ममता की जो धमकी है, उसके बाद जो चीज़ें निकल करके आई हैं कि जो मरे हुए लोग हैं, जो लोग मरे हुए हैं, उनके वोटर्स को लगभग 30-35 लाख के आसपास हैं, उनको जो है आधार से उनको अलग किया गया है। और पूरे देश में आज जो आधार से डेड लोग हैं उनको अलग करने वाली संख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास किया गया है। तो एक तो जो प्राइमरी तौर पर ये जो मरे हुए लोग थे या जो गलत लोग जा करके वोट किया करते थे, ये एक इसको छांटा जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी की धमकियों के बीच जब बीएलओ ने कल शिकायत भी की चुनाव आयोग को कि एक फॉर्म में एक ही व्यक्ति 10-10 लोगों के बाप के तौर पर रजिस्टर हो रहा है, और इस तरह की बहुत सारी गलतियां और बहुत सारी चीजें जबरदस्ती बीएलओज पर दबाव डाल पर कराए जाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है
जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए उस पर एक्शन किया है वो ये है कि हाई राइज बिल्डिंग पिछले चुनाव के दौरान लोकसभा में और विधानसभा में ये बात निकल करके आती थी कि जो लोग अपस्केल कॉलोनी में या जो हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं उनके गेट के बाहर ही लोग खड़े कर दिए जाते हैं और उनको वोट देने से रोका जाता है। और ये संख्या छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। तो ये जो इन लोगों को रोका जाता है, अब चुनाव आयोग ने इस तरह की बात की है कि इनकी जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर ही पोलिंग बूथ बनाए जाने की बात कही जा रही है। तो उन्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये कहना कि उन्हें बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सोसाइटी के अंदर क्या टीएमसी का कोई आदमी नहीं होगा, क्या टीएमसी के लोगों को पोलिंग बूथ पर नहीं घुसने दिया जाएगा, ये एक मतलब इसको आप गारंटी नहीं कर सकते हैं। तो वो स्थिति तो रहेगी, उसको निपटने के लिए पुलिस की प्रॉपर व्यवस्था, पुलिस भी नहीं, पुलिस तो जैसा ममता बनर्जी चाहेंगी वैसा करेगी। वहां तो सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा बाकी किसी पर विश्वास करके चुनाव नहीं कराया जा सकता। इसके अलावा एक और जो चुनाव आयोग ने बड़ा परिवर्तन किया है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को लेकर के, जिसको ममता बनर्जी पैसे देने से भी मना कर रही थी और बाकी और वो लोग असहयोग कर रहे थे, गलत एंट्री कर रहे थे या गलत एंट्री करने की बात बताई जा रही थी, उसका जिम्मा भी अब चुनाव आयोग ने खुद ले लिया है। और अब ये सेंट्रल मतलब चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए गए लोग इस काम को देखेंगे। इसके अलावा और भी पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है पश्चिम बंगाल को लेकर के कुछ ज़्यादा ही सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है और चुनाव आयोग वैसा करता हुआ दिख रहा है। तो ये है इसके अलावा जो है चुनाव आयोग इन दो चीज़ों के अलावा और भी जो चुनाव को लेकर के गड़बड़ियाँ की जा सकती हैं, जो बीएल काउंटिंग के समय जो गड़बड़ियाँ होती है हो सकने की संभावना होती है, उसको रोकने की बात की जाएगी। हालांकि वो ये सारी चीज़ें जो है वो एसआईआर के बाद का मामला है। अब एसआईआर में कहाँ से किस तरह से लोगों को घुसाने की जो पश्चिम बंगाल सरकार की कोशिश है उसको कैसे रोका जाएगा, इसके लिए सरकार ज़्यादा जो लगी हुई है पश्चिम बंगाल की सरकार, और जो चुनाव आयोग है उसको रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो जानना जरूरी है कि एसआईआर की घोषणा से कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो प्रशासन है बड़े उसमें फेरबदल किए थे। जो आईएएस और जो स्टेट सर्विसेज के लोग हैं और उससे नीचे के लोग हैं, लगभग 550 अधिकारियों को एक बार में स्थानांतरित किया था या उनको नई जिम्मेदारियां दी गई थी। तो ये कायदे से तो ये जिम्मा प्रदेश सरकार का ही है, लेकिन ये निश्चित तौर पर एक दिन में किया गया तो ऐसे तो किया, रैंडमली किया नहीं गया होगा, बाकायदा सूची बनी होगी, उसमें वो लोग डाले गए होंगे या उन लोगों को जिम्मेदारी दी गई होगी जो ममता बनर्जी के खास लोग होंगे और उनके नज़दीकी लोग होंगे। अब इसमें सबको मालूम है किस तरह से, जिस तरह से बीजेपी का आरोप है या बाकी और लोग बात कर रहे हैं, और इस बार तो एसआईआर के कारण बहुत सारे लोग मुखर होकर के बोल रहे हैं जो लोग थोड़ा डरते थे। हालांकि रूरल एरिया से कोई बात नहीं निकल करके आ रही है, अर्बन एरिया से ही बात निकल करके आ रही है कि किस तरह से शेख शाहजहां जो जिस पर इस बात की ही जिम्मेदारी थी कि जो लोग बांग्लादेश से उनको बुलाया जा रहा है, यहाँ बसाया जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना और जो गांव में जो रूरल एरियाज हैं वहां पर हिंदुओं के खेत, जमीन, तालाब, इनको कब्जा करना, और इसी सब के कारण वो इन्हीं सब जगहों पर वो बांग्लादेशियों को बसा रहा था।
जिसमें हिंदू औरतों के साथ बलात्कार और उस तरह की घटनाएं घटी, जिसके कारण उसको गिरफ्तार किया गया। खैर, अब इसमें मामला अदालत भी ले जाया गया है और अदालत में जो बात निकल कर के आई ये बोला गया है कि अगर जो लोग इस मामले को लेकर के आए हैं वो इस तरह का कोई बात बता पाएंगे कि एसआईआर को रोकना जरूरी है या फाइनल लिस्ट जो आना जरूरी है, जो फाइनल लिस्ट 9 तारीख को आने वाली है, तो उस पर उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब इस पूरे मामले में जो है कि चुनाव आयोग को 1 तारीख तक अपना जवाब दे देना है कि जो ये एसआईआर हो रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि ये जो बात कही जा रही है कि लोग मर रहे हैं वो काम के दबाव के कारण, चुनाव आयोग ने सीधे बोला कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का अपना प्रोपेगेंडा है। तो 2 तारीख को इस मामले में सुनवाई होनी है कुल ओवरऑल मामले में। और तमिलनाडु का मामला कि तमिलनाडु में चुनाव टाले जाएं, इसको लेकर के 4 तारीख को सुनवाई है। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो मामला है कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की लिस्ट है वो 9 तारीख को आएगी, 9 तारीख को ही है। तो मतलब ये है कि 9 तारीख को फाइनल सूची आनी है, शायद 9 तारीख की शाम तक आएगी। उससे पहले इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की होगी कि क्या जो एसआईआर की जो लिस्ट, टेम्पररी लिस्ट, मतलब जिसमें बदलाव शिकायतें आप दर्ज करा करके अगर उसमें आप किसी का नाम छूट गया है तो उसको आप बदलाव कर सकते हैं, इस तरह की बात जो है, इसकी सुनवाई जो है वो 9 तारीख को होनी है। 9 तारीख को तो अगर 9 तारीख को दोपहर में या इस तरह से इस मामले दोपहर तक या शाम तक भी अगर इस पर हो जाएगी और कोर्ट को लगता है कि नहीं इस मामले को थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए पश्चिम बंगाल के एसआईआर को, तो थोड़ा और समय दिया जा सकता है 9 तारीख से। अन्यथा 9 तारीख की शाम तक जो टेंटेटिव लिस्ट है वो एसआईआर की आ जाएगी। तो ये मामला बाकी सब जगहों पर आ ही जाएगा, मतलब केवल ये अगर रुकेगा भी तो पश्चिम बंगाल में रुकेगा, बाकी सब जगह आ जाएगी ये सूची। तो कुल मिलाकर के अभी जो स्थिति है, ममता बनर्जी अपने वोटर्स को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। ये बात बहुत अचंभे वाली लगती है कि अगर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है तो उस शुद्धिकरण से क्या दिक्कत है, और इस तरह के बहाने दिए जाने कि इसके कारण इतने लोग मर रहे हैं। वहां पर जो लोग मुर्शिदाबाद में मारे गए थे जब वक्त के दौरान दंगा हुआ था, या जो लोग ऐसे मारे जाते हैं, या जो लोग बलात्कार की घटनाओं के बाद मार दिए जाते हैं, उन मामलों में ममता बनर्जी की संवेदनाएं लगभग मृत प्राय रहती हैं। लेकिन अभी एसआईआर को लेकर के उनकी संवेदनाएं इतनी जागृत हो गई हैं और वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के चली जाएंगी। वो शेख शाहजहां को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली जाएंगी। वो जो मुस्लिम्स को ओबीसी में लिस्ट में डालने को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट चली जाएंगी। लेकिन जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, पश्चिम बंगाल के लोगों के और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के लोगों का चूंकि उनको ध्यान नहीं रहता है और उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों ने लगभग गिव अप कर दिया है। मतलब उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल का कुछ नहीं हो सकता है। तो वहां 2 तरह की चीजें हो रही हैं, ये बहुत खतरनाक है। एक ये कि वहां बांग्लादेश के घुसपैठी आकर के बस रहे हैं और जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो दूसरे प्रदेशों में शरण ले रहे हैं। आप अगर उठा करके देखिए, पश्चिम बंगाल के लोग उत्तर प्रदेश, बिहार तो नहीं जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु
इन सब जगहों, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बॉम्बे, मुंबई, ये सारे जगह फैल रहे हैं। तो ये जो है अपने आप में बहुत ही खराब स्थिति है पश्चिम बंगाल के लिए, और इस पर पश्चिम बंगाल के लोगों को ही, वहां के लोगों को ही चेतना पड़ेगा और इस पर जवाब देना पड़ेगा। या पश्चिम बंगाल के लोगों ने ये डिसाइड कर रखा है कि वो जो एक बंगाली, सो कॉल्ड बंगाली प्राइड के नाम पर अपने प्रदेश का सत्यानाश करने तक तैयार हैं। तो ये उनकी चॉइस है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता है। बंगाल के लोगों ने खड़ा होना शुरू कर दिया है, और ममता बनर्जी के जो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो धमकाने वाली हैं, वो लोगों को रास नहीं आ रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।